नमस्कार दोस्तों। अभी खबर आई है आगरा से कि 10 तेंदुओं की खाल और सिर बरामद हुए हैं। यानी पोचर्स ने कम से कम 10 तेंदुए तो मार दिए थे मध्य प्रदेश के शिवपुरी के जंगल में और उसके आसपास के जंगलों में। 4 आदमी गिरफ्तार हुए हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कम से कम कि ये 10 तो बरामद हुई हैं। जो नहीं बरामद हुए वो ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है कि आज इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, इतने ज़्यादा साधन हैं, उसके बावजूद पोचिंग बहुत बड़े पैमाने पर चल रही है हमारे यहाँ। टाइगर सुरक्षित नहीं है, लेपर्ड सुरक्षित नहीं है, गैंडे सुरक्षित नहीं है, हाथी सुरक्षित नहीं है। लेकिन लेपर्ड, जिसके बारे में ये माना जाता है कि वो ऐसा जीव है जिसे जंगल में सबसे ज़्यादा लोग खोजते हैं और वो सबसे कम मिलता है। सफारी के दौरान अगर लेपर्ड को ढूंढने की कोशिश करते हैं एक आम जंगल में, तो टाइगर एक बार दिख जाता है, लेपर्ड दिखना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप मेरे अभी रिसेंटली गिर सफारी वाला वीडियो आपने देखा है, जंगल में एंटर करते ही हमें लेपर्ड दिख गया था। लायन तो हमें 10-15 उस दिन मिले, अगले दिन देवलिया सफारी में भी उतने ही मिले, लेकिन जंगल में खुला घूमता हुआ लेपर्ड मिला, वो भी एक। और गाइड ने बताया, ड्राइवर ने बताया कि बड़ा ही रेयर है। कितने ही लोग आते हैं फ़ोटो खींचने के लिए, फोटोग्राफर्स आते हैं, लेपर्ड के चक्कर में घूमते रहते हैं, लेपर्ड उन्हें नहीं मिलता। हाँ, स्पेसिफिक अगर कुछ जंगल जहाँ टाइगर नहीं है, जैसे कि राजा जी नेशनल पार्क की मोहांड सफारी जो चिल्ला वाली है, चिल्ला अलग है, चिल्ला वाली अलग है, उसके बारे में बोला जाता है कि वहाँ लेपर्ड की साइटिंग बहुत हो जाती है। मैंने 2 सफारी करी है, मॉर्निंग और इवनिंग, और मुझे 5 लेपर्ड दिख गए थे। एक बार में 4, यानी फीमेल विद एक फीमेल 3 कब्स के साथ में, तो 4 हो गए। और अगले दिन मेल दिख गया था। सांबर डियर और मेल लेपर्ड एक ही फ्रेम में आए थे। तो कुछ स्पेसिफिक एरिया अलग है, वो इसलिए कि वहाँ पर टाइगर कम है और लेपर्ड की संख्या बढ़ती जा रही है, ज़रूरत से ज़्यादा हो गई इसलिए। अगर आप एक आम जंगल में देखो, अगर हम उसी राजा जी नेशनल पार्क में चिल्ला सफारी की बात करेंगे, वहाँ मुझे टाइगर दिखा है, लेपर्ड नहीं दिखा। कुल मिला के समझाने का मतलब यह है कि लेपर्ड का दिखना रेयर होता है। जो जानवर अपने आप को ऐसे छिपा लेता है उसे बोला जाता है घोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट, डार्कनेस ऑफ द ग्रासेस, थीफ ऑफ द फॉरेस्ट, शैडो, ये सब उसके नाम रखे गए हैं। पलक झपकते गायब हो जाता है। फिर वो 10-10 पोचर्स के हत्थे कैसे चढ़ गए? उसका कारण है, पापी पेट का सवाल है कि भूख तो लगती है ना। 2 तरीके होते हैं। कई बार तो ये लोग बेट बांध देते हैं, बकरी बांध दी, लेपर्ड भूखा है, उसे नहीं मालूम कि उसे फंसाने के लिए बांधी है, शिकार कर लिया, मार दिया। उसके आसपास फंदे लगाए हुए थे। दूसरा ये है कि उसने अपना नॉर्मल शिकार किया, वो ढूंढते ढूंढते पोचर्स को मालूम चल गया, उन्होंने इमीडिएटली। इसमें मैं बीच में रोक के बता दूं आपको कि पोचर्स को पहले ऑर्डर मिलता है, इनका एक नेटवर्क होता है। अपनी इस बात पे मैं वापस लौट रहा हूँ। इसमें होता है एक फील्ड पोचर जो जंगल में जाके शिकार करता है, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। उसके बाद एक होता है कलेक्टर। जो फील्ड पोचर होता है उसका काम होता है कि शिकार करना, जानवर को मारना, जानवर को मारने के बाद में खाल को सुखाना, खाल को प्रिजर्व करना कि वो खराब ना हो, कहीं छिपा देना। अब समय मिलने पर, मौका मिलने पर कलेक्टर वहाँ पे आएगा। कलेक्टर मतलब जिसको स्किन कलेक्ट करनी है, वो आएगा और वो लेके जाएगा। वो ले जाके उसके पास ट्रांसपोर्टर है, उसने कुछ पेमेंट पे लोग रखे हुए हैं जो कि गांव के लोग भी हो सकते हैं। उनको ये है कि भाई इतने पैसे तुम्हें मिलेंगे, तुम बस का टिकट या तो जो भी ट्रेन का टिकट है तुम ये पकड़ो, इसमें लेके जाओ और वहाँ पहुँचा दो बॉर्डर वाली जगह पे। वो बैग में छुपाएंगे। कि एक किस्सा था कि टाइगर की स्किन को लेडी ने पेटीकोट की जगह बांधा था, उसके ऊपर से साड़ी बांध ली थी, लेकिन फिर भी पकड़ी गई थी। वो नीलगाय का शिकार हुआ था मध्य प्रदेश में, पकड़ी गई थी महाराष्ट्र में मुखबिरी के आधार पर। तो ये नेटवर्क होता है। जब बॉर्डर पे पहुंचा दिया, बॉर्डर पार कराने वाले अलग ट्रांसपोर्टर होते हैं और वो उसके बाद फिर पहुंच जाता है इंटरनेशनल सिंडिकेट के पास, जिसने कि ऑर्डर दिया था। अब वहां से ऑर्डर आया कि 20 लेपर्ड चाहिए। यहाँ पे फील्ड पोचर एक्टिव हो जाते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि रोज ही मिल जाएगा, जंगल में घूमना शुरू कर देते हैं, किसी ना किसी छद्म वेश में होते हैं। छद्म वेश मतलब नकली वेश में। कोई दवाई बेच रहा है, कोई खिलौना बेच रहा है, कोई सब्जी का ठेला लगा रहा है, कोई जड़ी बूटी बेच रहा है, कोई
किराने की दुकान खोल के बैठा है, लेकिन वो एक्चुअली में फील्ड पोचर है। ऑर्डर मिल गया है, अब उसके बाद में उसके इलाके में, वो वहाँ का लोकल है, जंगल जा रहा है ना किसी बहाने से, लकड़ी लेने या किसी बहाने से कुछ भी करके जंगल में घूमना शुरू कर देता है। जंगल के पास रहने की वजह से उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है पग मार्क वगैरह का, सारी कॉल्स को पहचानते हैं, स्मेल को पहचानते हैं, शिकार को पहचानते हैं। जब वो शिकार पड़ा हुआ मिल जाता है वो जान जाते हैं कि ये किसने किया। अब अगर वो टाइगर के चक्कर में घूम रहा है तो लेपर्ड मिलेगा, तो ऐसा नहीं कि लेपर्ड को छोड़ देगा, तो भी वो लेपर्ड की स्किन के कम पैसे मिलेंगे लेकिन मिलेंगे। लेपर्ड के लिए घूम रहा है तो टाइगर मिलेगा तो छोड़ेगा नहीं, वो दोनों कंडीशन में मारेगा। अब उसको शिकार मिल गया। अच्छा, टाइगर और लेपर्ड के शिकार में क्या होता है, कई बार शेयरिंग हो जाती है। टाइगर ने मारा, लेपर्ड पहुंचा, उसका नाम ही है थीफ ऑफ द फॉरेस्ट। देखा अभी स्मेल नहीं आ रही है, आसपास सेंट मार्किंग नहीं है, लगता है दूर गया है, जल्दी जल्दी चुपके से खा लेता है, भाग जाता है। ये काम हाइना भी करता है, ये काम जकाल भी करता है, ये सब करते हैं। तो उसने देख लिया कि पग मार के टाइगर के हैं कि लेपर्ड के हैं। अब उसने देखा कहाँ गया है। खास तौर पर टाइगर की आदत होती है कि शिकार खाने के बाद पानी में जाके बैठता है, क्योंकि उसे डर नहीं होता किसी का। लेपर्ड नहीं करता, लेपर्ड पानी में बैठना ज़्यादा पसंद नहीं करता, क्योंकि उसको पानी उतना पसंद नहीं, वो बारिश में भीगना भी पसंद नहीं करता। पानी बहुत ज़्यादा पीने को भी ना मिले तो उसका चलता है, शिकार के खून से काम चल जाता है। इसीलिए बेस्ट सर्वाइविंग एनिमल है, हर जगह जहां छोड़ दो वहां सर्वाइव कर जाएगा, इसीलिए इसकी ग्रोथ रेट भी ज़्यादा है। लेपर्ड शिकार करेगा, चला जाएगा, पेड़ के ऊपर आराम करना ज़्यादा पसंद करेगा, लेकिन टाइगर पानी में बैठ के आराम करना पसंद करेगा, खास तौर पर अगर वो गर्मी के दिन है तो। ये बात उन पोचर्स, फील्ड पोचर्स को मालूम है। वो रास्ता उन्होंने देख लिया कि इस झाड़ी के बीच से पग मार्क दिख रहे हैं, वहाँ वो फंदे लगा देते हैं, क्लच वायर के इस तरीके के फंदे लगा दिए। पैर वाले पंजे भी लगाते हैं, तरह तरह के उपाय हैं। कई लोग बोलते हैं कि आप ये उपाय बता रहे हो तो उनको मालूम चल जाता। अरे वो इसमें पीएचडी करके बैठे हैं, ये बहुत बेसिक, मैं प्राइमरी लेवल की बातें बता रहा हूँ आपको, मैं पढ़ के बता रहा हूँ। वो इसमें उनके फादर, उनके ग्रैंडफादर, सब ने उनको सिखाया हुआ काम आज भी सिखाते हैं बड़े बुजुर्ग जो कर नहीं पाते। बदले में उनको क्या मिलता है, उनको शिकार में हिस्सा मिलता है, वो जब अपना नॉलेज देते हैं आगे। तो जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत बेसिक लेवल की बातें, उनकी बड़ी हाई लेवल की बातें। इसीलिए मैं कभी वो जहर का नाम नहीं बता, बड़ा कॉमन से जहर है लेकिन मैं बोलता नहीं, जबकि न्यूज़पेपर में कई बार छप जाता है, मैं नहीं बोलता। तो फंदे लगा दिए, फंदे में फंस गया। इस बारे में पहले ही बता चुका हूँ कि इसमें बच्चे तक ट्रेंड होते हैं, उनके परिवार के 10-10, 12 साल के। जब वो फंस गया जानवर तो इवन वो जहर भी डाल देते हैं उस जानवर में, उसको खा के मर जाता है। बहुत सारे तरीके हैं उनके। जहर डाल दिया तो मर ही गया, फंदे में फंसा तो लाठी से पीट पीट के उसकी स्कल तोड़ते हैं। जब स्कल टूट जाती, मर जाता है। उसका पर्पस क्या है कि धारदार हथियार से क्यों नहीं मारते और गोली से क्यों नहीं मारते, कि स्किन खराब हो जाएगी, वैल्यू गिर जाएगी। डायमंड के बारे में आप जानते होंगे, डायमंड में अगर एक दरार आ जाती है तो उसकी करोड़ों की वैल्यू कुछ हजारों की बचती है। ऐसा ही इनका है। इस तरीके से ये जो आम जिंदगी जी रहे हैं गांव में, एक आपको नहीं पता कि आप उससे सामान खरीदने जा रहे हो, वही पोचर निकलेगा। उसके बाद कलेक्टर आएगा, उसके पास सामान खरीदने आता है उसकी दुकान में। हो सकता है वो किराना मर्चेंट है तो उसके दुकान में सामान के साथ में कहीं खाल रखी हो सकता है वो जड़ी बूटी वाला हो तो भी कहीं रखी हो सकता है उसने कहीं भी छिपा के रखी हो, पता नहीं चलेगा। सुखाते वक्त पकड़े गए, ऐसा नहीं है। सुखाते वक्त 3-4 स्किन के साथ पकड़े गए थे, कई बार पकड़े गए कि पता चला वो खाल को सुखा रहे हैं, गश्त पे पहुंच गए। एक और किस्सा हुआ था, कॉर्बेट नेशनल पार्क के बगल की जगह है, फॉरेस्ट ऑफिसर ने मुझे बताई थी, तो मैं जगह का नाम ना ही बताऊं तो घटना अगर मैं पूरा बता देता हूँ, क्योंकि हमें तो घटना से मतलब है ना, क्योंकि अनऑफिशियली उन्होंने बताई थी, हम बैठ के चाय वगैरह पी रहे थे तब उन्होंने बताई थी। तो वो गश्त पे निकले हुए थे और मुखबिरी भी नहीं हुई थी, उनको किसी ने खबर भी नहीं दी थी। गश्त पे गए तो एक जगह उनको खून पड़ा हुआ मिला, घर के पास लकड़ी के टुकड़े पे। लकड़ी का जो चिकन वगैरह काटते हैं, बकरा काटते हैं, तो दुकानों में एक लकड़ी का वो रख के उस पर काटते हैं ताकि उनके हथियार की धार खराब ना हो। वो था, उस पर खून पड़ा था, तो उनको डाउट हो गया ना, चलो घर की तलाशी। इनकी पूरी टीम थी, ये पूरा रेगुलर जो गश्त पे निकलते हैं ना, पेट्रोलिंग करते हैं।
जब देखा अंदर गए तो अंदर भी वो मिला, और करते 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 उनको हिरण की खाल मिल गई। फिर जब दबिश दी कि कहाँ हुआ, तो पता चला कि उन्होंने जो खाया था वो भी दिख गया। यानी हिरण की खाल को बेचने वाले थे और बाकी मांस वगैरह खा लिया था या जो भी था। पकड़ के वो चौकी पे लाए, और खास उस जगह पे लाए जहाँ बैठ के हम चाय पी के बातें कर रहे थे। लाए पहले थे, लेकिन मैं घटनाक्रम बता रहा हूँ। बोला सर जहाँ आप बैठे हो यहीं बैठाया था उनको। तो बोला जब उसको बैठाया था तो उसने खुलेआम मुझसे बोला कितने दिन जेल के अंदर रख लोगे। ये पोचर ने फॉरेस्ट ऑफिसर को बोला। लेकिन उसने बोला मैंने भी कागज मजबूती से तैयार करे, तो 6 महीने जेल काट के फिर जमानत हो गई थी उसकी। वो बंदा बाहर निकल आया था पोचर। तो इस तरीके से भी पकड़े गए, खून के आधार पर गश्त के दौरान पानी वानी पीने गए, हर घर में तलाश। फॉरेस्ट वालों को भी आइडिया तो होता ही है, सुखाते हुए मिल जाते हैं। लेकिन जब नहीं पकड़े जाते तो रख दिया, कलेक्टर लेगा, फिर उसने अपने आदमी सेट किए हैं जिसमें से वो उनको बॉर्डर तक ले जाएगा, बॉर्डर से बाहर निकाल देगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या ऐसा चलता रहेगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। धीरे धीरे, मैं हमेशा जो हर वीडियो में बोलता हूँ कि अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। धीरे धीरे अवेयरनेस, कई बार लोगों के मन में सवाल आ सकता है अवेयरनेस से क्या होने वाला। अवेयरनेस से ये होने वाला है कि वो जो लोकल, देखिए वो एक आदमी, मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक फील्ड पोचर है, उसको तो पैसे मिल रहे हैं, तो वो उतना ज़्यादा शायद अवेयरनेस से नहीं समझेगा, क्योंकि वो डायरेक्ट बेनिफिशियरी है, उसको पैसे मिल रहे हैं ना। आसपास कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि लोगों को मालूम नहीं होता, दबी जुबान में लोग बातें भी करते हैं। तो अवेयरनेस से ये होगा जब उन्हें मालूम चलेगा कि उनके जंगल का नुकसान हो रहा है, तेंदुआ मार के ये हमारा भला नहीं कर रहा। पहले लोगों को गलतफहमी होती है कि तेंदुआ मार के अच्छा ही तो कर रहा है, हमारे लिए जंगल सेफ हो रहा है। ऐसा नहीं है। कोई भी कार्निवोरस जानवर मार के अगर प्रॉपर तरीके से समझाया जाए, कंजर्वेशन किया जाए, तो जानवरों से नुकसान नहीं है। हाँ, खेत में जो मैनीटर वाली घटनाएं होती हैं वो भी अवेयरनेस वाली बात है, और उसके बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी इमीडिएट एक्शन लेना होगा। जब कंप्लेंट आए तो फौरन पकड़ो, और लोगों को लगे हाँ हमने कंप्लेंट करी और उसको पकड़ लिया गया। वैसे करते हैं अक्सर, आप देखोगे कि जब भी घटना होगी तो पिंजरे लगा के पकड़ते हैं। लेकिन ये तो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की तरफ मेरी बात चली गई। बात हम कर रहे थे पोचिंग पे। अगर लोगों को ये अवेयरनेस में समझाया जाए कि जंगल का, कार्निवोरस का रहना बड़ा इंपॉर्टेंट है जंगल की सेफ्टी के लिए, तो फिर जब किसी को खबर लगेगी वो चुपके से खबर दे देगा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को मुखबिर भी तैनात करने चाहिए, पैसे भी देने चाहिए। उनकी कीमत, भाई कोई काम कर रहा है बदले में मेहनताना मिलना चाहिए। सारे नेटवर्क पकड़े जाएंगे, और पकड़े जाते भी है। 90% क्राइम मुखबिरी से ही पकड़े जाते हैं। ये खास तौर पर ऐसा क्राइम है जिसमें धीरे 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 लाइफस्टाइल का पता चलने लगता है। एक अजगर का किस्सा मैंने चाइना का बताया था, शॉर्टकट में दोबारा बता देता हूँ कि वो अजगर मिला था एक यूनिक, जो इस इलाके में मिलता नहीं था। एक बुजुर्ग जा रहे थे, वो जानते थे, वाइल्ड लाइफ की जानकारी रखते थे। उन्होंने सोचा ये अजगर तो यहाँ मिलता नहीं। इमीडिएटली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को खबर करने गए। यहाँ पोचिंग से बात है, किसी को भी खबर लगे तो वो खबर करने जाएगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। खबर पक्की हो तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बिना किसी को बताए उसको उसका मेहनताना देना चाहिए। उसके बाद उन्होंने जब बताया तो फॉरेस्ट की टीम ने इन्वेस्टिगेट किया, तो ये हुआ कि भाई किसी सांप के एक्सपर्ट से बात की, तो उन्होंने कहा कि ये जो अजगर हैं इनको एक निश्चित लेवल का मॉइस्चर चाहिए, एक निश्चित लेवल का टेम्परेचर चाहिए। वो इलाका थोड़ा ठंडा था, तो उसने बोला बिजली का बिल चेक कर लो, जहाँ हीटर चल रहा होगा लगातार बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आएगा। उन्होंने देखा कि एक घर में एक बेरोजगार युवक रहता था, उसके पास कोई काम धंधा नहीं था, लेकिन कुरियर वाले उसके पास आते जाते रहते थे। वहाँ देखा अंदर तो 1100 अजगर मिले, जहाँ तक मुझे याद आ रहा। 4 कमरों के घर में 3 कमरों में अजगर ही अजगर थे, प्लास्टिक के डब्बों में। एक कमरे में वो रहता था, अच्छे खासे पैसे कमा रहा था, इसीलिए बेरोजगार था, जरूरत नहीं थी काम की। लेकिन ये इंटेलिजेंस से मालूम चल गया। इसी तरीके से हर पोचर का मालूम चल सकता है, और खास इलाकों में ही करना है, हर जगह नहीं करना। वो खास इलाके होते हैं, वो सिर्फ मुखबिर के तरीके से पकड़ा जाएगा। दूसरे टेक्नोलॉजी के तरीके हैं, स्मार्ट फेंस आती है। स्मार्ट फेंस बॉर्डर पे लगा दीजिए, तो जब फेंस को कोई टच भी नहीं करेगा, आसपास जब कदमों की आहट होगी ना, उसको सेंस करके, सेंसर लगे होते हैं, वो आपके पास सायरन बजा देगी जहाँ पे उसका कंट्रोल रूम है। कैमरे लगे हुए हैं, आपको पूरी मूवमेंट पता चल जाएगी, आप अलर्ट कर सकते हो, टीम, वहाँ की टीम फौरन पहुँच जाएगी। गाँव वालों को आप एजुकेट करो
कि भाई ये जो लेपर्ड है, ये जो टाइगर है, इसकी वजह से तुम्हारे पास जिप्सियाँ चल रही हैं, सफारी हो रही है, इसकी वजह से तुम्हें गाइड की नौकरी मिल रही है, इसकी वजह से तुम्हें ड्राइवर की नौकरी मिल रही है, इसकी वजह से तुम्हारी मैगी की दुकान चल रही है, तुम्हारी चाय की दुकान चल रही है, तुम्हारे होटल चल रहे हैं, तुम्हारे होम स्टे चल रहे हैं जहाँ तुम लोगों को स्टे करा रहे हो। तुम्हारे पूरे गाँव की इकोनॉमी बूस्ट हो जाती है सिर्फ इस टाइगर या लेपर्ड के रहने से। और प्रैक्टिकली ऐसा होता है। 8th क्लास में जब मैं पढ़ता था, मेरे में, मुझे ठीक से याद नहीं है लेकिन शॉर्टकट में सारांश समझा दूंगा, बात पहुंचनी चाहिए आप तक। उसमें यह था कि एक शहर में पूरी इकनॉमी बैठी हुई थी, इंग्लिश के में थी वो स्टोरी, इंग्लिश वाली बुक में। एक आदमी आया, उसने पहले ज्वेलर को ऑर्डर दिया कि मुझे एक इतने करोड़ रुपए का हार बनवाना है। ज्वेलर ने कार वाले को ऑर्डर दिया कि आप मुझे, मेरे पास एडवांस आ गया है, मुझे वो खरीदना है। ऐसे करते करते इकनॉमी, पूरे उस टाउन की इकनॉमी घूम गई एक हार के ऑर्डर पर। और वो पता नहीं, बाद में मुझे ठीक से याद नहीं, शायद वो ऑर्डर कैंसिल भी हो गया है, जो भी हुआ मुझे ठीक से याद नहीं। लेकिन एक हार के ऑर्डर पे पूरी इकनॉमी घूम गई। तो टाइगर लेपर्ड की वजह से पूरी जगह की, आप रामनगर जो कॉर्बेट में है उसकी इकनॉमी की कल्पना कर सकते हो, बिना टाइगर के पूरी इकनॉमी बैठ जाएगी। 60 to 70% रामनगर कहीं ना कहीं टाइगर टूरिज्म पे आश्रित है। ऐसा ही जगह का होता है, ये बात समझाने की जरूरत है। तो वो लोग जो कहीं ना कहीं पोचिंग में इन्वॉल्व हैं, पोचिंग में कितने पैसे मिलते हैं? 5,000, 10,000, 20,000। उनको असली पैसे मिलते हैं इंटरनेशनल सिंडिकेट को। ऐसा नहीं है, यहाँ पे भी वो फॉरेस्ट वालों, जो एक डिप्टी रेंजर पकड़ाया था, उसके पास भी 2 खाल मिली थी तेंदुए की, एक टाइगर की, छत्तीसगढ़ में। उसके पास 1 करोड़ की रिश्वत भी पकड़ाई थी। तो डिप्टी रेंजर लेवल के ऑफिसर को 1 करोड़ रुपए रिश्वत दी गई थी जंगल में एक्सेस के लिए। पैसा लोअर लेवल पे भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। लेकिन जब लोगों को समझ में आएगा कि मुझे आज 20, हर किसी को तो नहीं मिल रहा है पैसा, 20,000, 10,000, एक बार 20,000 मिल रहा है, लेकिन मुझे रोज़ मेरी जो चाय की दुकान चल रही है उससे जो मेरी कमाई हो रही है वो ज़्यादा है। ये बात समझाने की ज़रूरत है। पोचिंग कम हो जाएगी, लेकिन असली चोट पोचिंग के नेटवर्क पर अगर मारी जा सकती है वो है मुखबिरी से। मुखबिरों का सूचना तंत्र इतना तगड़ा बिछा दो कि आदमी डर जाए एक्शन करने में कि यार पता नहीं कब कौन खबर दे देगा। दूसरी घटना दोस्तों, हरिद्वार के पास में श्यामपुर पीली है। जब आप हरिद्वार से नजीबाबाद की तरफ जाते हैं तो वो जो रोड है वहीं पर है। उसमें वहीं पर वन गुजरों के कई डेरे हैं, कुछ तो ऑफिशियल जो गवर्नमेंट ने बसाए हैं वो भी उसी एरिया में है, आसपास में ही। वहाँ पर लमरू नाम के एक वन गुजर थे जो कि 58 साल के थे। वो अपनी बेटी और दामाद के साथ एक बाइक पर जा रहे थे किसी रिश्तेदार के फातिया में शामिल होने के लिए, सुबह सुबह 7 बजे। और एक कुख्यात तस्कर था जो कि नटोरियस है, दुष्ट हाथी है, रोग एलिफेंट है, लोगों को छुप के मारता है। जो रोग एलिफेंट होता है वो छिप के मारना शुरू कर देता है, उसको मज़ा आने लगता है। वो मतलब इंसान को मारना तो चाहता है कि उसके अंदर एक प्रवृत्ति जाग जाती है। आदमी आ रहा है, आदमी ने उसको परेशान नहीं किया। अगर वो चुपचाप साइड में खड़ा रहता तो आदमी निकल जाता। वो छिप के खड़ा होता है कि आने दो, इसको मारूंगा। एक मैंने वीडियो बनाया था, ऋषिकेश में था, नरेंद्र हत्यारा हाथी, क्योंकि वो नरेंद्र नगर रोड में वारदात करता था। उसकी यही आदत थी, स्कूटर वाला आ रहा है, झाड़ी के पीछे छिप के खड़ा हो जाएगा। और हाथी के पास ऐसी कला होती है कि वो एक झाड़ी के पीछे अपने आप को ऐसे समेट लेता है कि आप कल्पना नहीं कर सकते कि इस झाड़ी के पीछे हाथी होगा। और अगर वो नॉर्मल वे में धूल मिट्टी डाल के सड़क के ऊपर खड़ा है ना, और अगर आप बहुत ज़्यादा अलर्ट नहीं हो तो एकदम पास आने पे ही दिखेगा आपको, दूर से दिखेगा भी नहीं, क्योंकि वो उसी सड़क की धूल उसने अपनी पीठ पे डाली हुई है। कलर उसका वही हो गया है करीब करीब। तो दूर से जो आपकी निगाह में आ रहा है वो कलर मैच हो रहा है। तो इस हाथी के बारे में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जो वन गुजरों के डेरे थे उनको सूचना दे दी थी, क्योंकि वही खतरे में ज़्यादा आते हैं। गांव के लोग तो सड़कों से जाते हैं, वन गुजरों के डेरे जंगल के अंदर से होते हैं, घनी झाड़ियों के बीच से होते हैं। मैं एक बार गया हूँ, एक शादी मैंने कवर की थी वन गुजरों की, रात में गया था। और फिर वो बाइक से ही मुझे छोड़ने आए थे उन्हीं रास्तों में जहाँ हाथी अक्सर मिल जाता है रात को। बिल्कुल सकरे सकरे इतने इतने रास्ते से बाइक चल चल के फाइनली पहुँचे थे चंडी देवी मंदिर में। तो खबर दे दी गई थी, उसके बावजूद क्योंकि उनको सुबह जाना था निकल गए, क्योंकि हर आदमी सोचता है कि हमारे साथ थोड़ी ना ऐसा होगा। जब भी किसी के साथ घटना होती है तो लोगों को लगता है हमारे साथ ऐसा नहीं होगा, लेकिन किसी न किसी के साथ तो होना होता है, तो वो किसी के साथ भी हो जाता है। श्यामपुर पीले, उसके पास में दिया वाली बीट है, तो वहीं पे एक जगह है दिया वाली की कब्रों के नाम से मशहूर है जगह। वहाँ बहुत सारी कब्र होंगी, और दिया वाली तो गांव उस एरिया का नाम है। वहाँ एक मोड़ है,
उस मोड़ को जैसे ही उन्होंने लिया, बाइक को देखा सामने टस्कर खड़ा है। अब एकदम उतर के भागो, गाड़ी घुमाओ, बाइक से पैर से धकेल धकेल के टाइम लगता है। उतनी दो उतनी देर में उसने चार्ज कर दिया। तो इनकी बेटी भागी, इनका दामाद भागा, इन्होंने भी भागने की कोशिश की। लमरू जी भाग नहीं पाए, पकड़ में आ गए। हाथी ने उठाया, वहीं पटक दिया, अपने पैरों से दबा दिया, वहीं उनकी डेथ हो गई। इनके बेटी दामाद ने बाकी गांव वालों को खबर करी, उसके बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को खबर करी। जब टीम आई, हाथी अभी भी वहीं खड़ा था, बॉडी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। फॉरेस्ट वालों ने हवाई फायर किए, तब जाके कहीं दूर हटा तो बॉडी जल्दी से उठाई गई वहां से। अभी भी हाथी उसी इलाके में घूम रहा है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों ने बताया, सुबह मत निकलिए, अर्ली मॉर्निंग, लेट इवनिंग मत निकलिए, जो काम है दिन में धूप के टाइम पे करिए। उस टाइम पे थोड़ा सा हाथी की मूवमेंट नहीं होती है, जनरली डेंस फॉरेस्ट में ही होता है, गर्मी लगती है उसको, इसलिए। तो यही मैंने अपने वीडियो में बोला था। एक मैंने इंस्टाग्राम पे रील बनाई थी और शॉर्ट वीडियो। किसी ने कमेंट किया कि इंस्टाग्राम में बोल के क्या फ़ायदा है, जिनको खबर पहुंचाई जानी है वो थोड़ी ना इंस्टाग्राम पे। मैं उनको बोलना चाहता हूँ, भाई साहब किस दुनिया में जी रहे हो आप। सारे इंस्टाग्राम पे मैं बहुत वन गुजरों को जानता हूँ, मेरी मुलाकात होती रहती है उनकी बस्ती में भी। सब सोलर वाला, लाइट का कनेक्शन नहीं होता जंगल के अंदर, सोलर वाली लाइट होती है, मोबाइल चार्ज करके इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब पे है, पूरी तरह से कनेक्टेड हैं। तो जो बात यहाँ बोली जाती है वो पहुँच जाती है। नहीं भी पहुँचे तो कोशिश करने में क्या बुराई है। एक आदमी तक पहुँच गई या किसी दूसरे आदमी तक पहुँच गई, उसने बता दिया, अपनी तरफ से तो कोशिश करनी चाहिए ना। अब हाथी का ही जैसे टस्कर की बात चल रही है, हाथी की एक बात है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हाथी इस इलाके में नहीं तो कहाँ है। देखिए, हाथी कहीं ना कहीं तो है, कोई ऐसा तो है नहीं कि दुनिया से गर्मी के बाद वो गायब हो जाते हैं मॉनसून में और उसके बाद फिर प्रकट हो जाते हैं लेट सर्दियों के बाद में। कुछ इलाके हैं जहां हाथी घूमते रहते हैं, कुछ इलाके हैं जहां वो नहीं मिलते हैं। जिस इलाके में अभी ये वारदात हुई, श्यामपुर पीली, वहाँ हाथियों की रेगुलर मूवमेंट रहती है। श्यामपुर कांगड़ी, श्यामपुर पीली, ये एक ही रोड पे बने हैं, यहाँ रेगुलर होती है। अगर मैंने कई बार ये किस्सा बताया कि बैचलर्स ग्रुप फॉर्म कर लेते हैं हाथी, जब वो हर्ड से निकाले जाते हैं 16 साल की उम्र के बाद, जब मेल एलिफेंट को निकाल दिया जाता है, वो चला जाता है छोड़ के, कुछ दिन अकेला घूमता है, फिर उसको थोड़ा सा खालीपन लगता है क्योंकि अभी तक तो परिवार में था। किसी दूसरे ग्रुप से भी निकाला गया, हर्ड से, तीसरे से भी निकाला गया, चौथे से भी, वो सब घूम रहे होते हैं आपस में। रंबलिंग साउंड से एक दूसरे की पोजीशन के बारे में इन्हें मालूम चल जाता है। टाइगर को भी मालूम चल जाता है। टाइगर को लोग बोलते हैं सॉलिटरी एनिमल है, सॉलिटरी एनिमल है, लेकिन वाया साउंड कनेक्टेड है दूसरों से भी कहीं ना कहीं। जैसे आप अपने रिश्तेदारों से आज दूर रहते हो, लेकिन आपको उतना ज़्यादा एहसास नहीं होता क्योंकि आप वीडियो कॉल पे कनेक्ट हो जाते हो। कोई आपका अमेरिका में है, कोई ऑस्ट्रेलिया में, कोई कहीं है, लेकिन जब आप फैमिली वीडियो कॉल भी लगाते हो, सारे लोग उसमें आ जाते हैं एक साथ, तो उतना एहसास नहीं होता नहीं मिलने का जैसे पहले होता था। ऐसे ही टाइगर का है कि भले ही वो उसका दुश्मन है, लेकिन कनेक्टेड है। मतलब इसने रोर मारी या एक साउंड निकाली, उसने सुन ली, तो उसको मालूम है। मैंने एक वीडियो पहले ही बनाया था कि मैं थोड़ा सा कॉमेडी के अंदाज में, कि एक टाइगर का नाम है चिमन चप्पू, एक का नाम है टिल्लू डॉन, ऐसे अलग अलग नाम है। तो उसको मालूम है कि मेरा दुश्मन है, लेकिन टिल्लू डॉन अच्छा आजकल वहाँ घूम रहा है, इधर नहीं है, वो बिजी है उसमें, उसको पता करने में। उसका भाई है जो कि कुछ दिन पहले टाइगर से अलग हुआ है, वो भी दुश्मन है टाइगर का। कि भाई क्या दुश्मन नहीं हो जाता। पुजारी, छोटा भीम, वो दुश्मनी थे एक दूसरे के। सारे टेरिटरी फाइट तो होती है उनमें ना, बड़े होने के बाद फिर भाईचारा नहीं रह जाता। कभी कभी बहनों में फिर रहता है, बहनें भी लड़ती हैं, माँ से भी लड़ जाती हैं बेटियाँ, माँ बेटी में कुछ दिन तक भाईचारा रहता है। तो पोजीशन देखते हैं, वो कनेक्टेड रह, अकेले रह के बैठा है, लेकिन उसको उधर से आवाज़ आई, उधर से आई, बिजी है वो, कि अच्छा उसको मालूम है कि मेरे जैसे और भी लोग मेरे आसपास हैं। टाइगर ऐसे ही। हम हाथी की बात कर रहे थे कि हाथी रम्बलिंग साउंड से एक दूसरे से बात करते हैं। फिर उसने कहा, अच्छा भाई तेरे को भी निकाल दिया, अच्छा सही है, मुझे भी निकाल दिया भाई, बोले चलो आओ मिलते हैं यार, एक आध दिन गेट टुगेदर करते हैं। तो ऐसे कर करके रम्बलिंग साउंड से मिल लेते हैं। फिर वो बोलते हैं, भाई ये मोटा हाथी है, ये गुरु है, 50 साल का है, इसको सारे टैक्ट्स मालूम है जंगल के। बोला सही है, तो यार इससे हाँ आप भी लो, सलाह मशवरा लो भाई, जैसे मैं ले रहा हूँ ऐसे करके। बोला ठीक है, मुझे भी शामिल कर लो बैचलर ग्रुप में। ये सब बातचीत करके वो शामिल हो जाते हैं। फिर जो गुरु है समझाता है कि भाई ऐसे
लड़ाई करनी है, ऐसे ये करना है। उस इलाके में बहुत बढ़िया जड़ी बूटी वाले पेड़ है और वहाँ पे फल वाले हैं, वहाँ बाँस बहुत बढ़िया मिलता है, वहाँ पानी बहुत बढ़िया है, पानी के सोर्सेज बहुत हैं, नहाने की जगह है। ये सब वो अपने जंगल के 50 साल के एक्सपीरियंसेस को 20 साल के नौजवान हाथी को समझाता है। तो ऐसा नहीं कि दिन भर साथ घूमना है, लेकिन ये बीच में निकल गए, फिर कॉल किया कि भाई शाम को 6 बजे मिलेंगे, फिर रम्बलिंग साउंड निकाली, मिल गए। फिर कहते हैं क्या, तो बोले यार चलो फलाने खेत में चलते हैं, वहाँ बहुत बढ़िया गेहूँ लगा है, वो लगा है, स्वाद भी बढ़िया होता है, ताकत भी आती है। तो ऐसे करके, क्योंकि छड़े हैं, डर किसी बात का है नहीं, जाके खेतों में रेड मारते हैं। इनको इनका नाम रख दिया जाता है क्रॉप रेडिंग एलिफेंट्स। और ये क्रॉप रेडिंग एलिफेंट्स दूसरे एलिफेंट से ज़्यादा स्ट्रांग बन जाते हैं क्योंकि इनको न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा मिलते हैं। जंगल की जो पत्तियों में और टहनियों में न्यूट्रिएंट्स है उसको तो ये खा ही रहे हैं, इनको एक्स्ट्रा फसल मिल रही है जिसमें कार्बोहाइड्रेट वगैरह ज़्यादा है, वेट ज़्यादा गेन कर लेते हैं। तो जब फीमेल के लिए फाइट होती, इनको एडवांटेज मिल जाता है। जब दूसरा जंगल वाला बेचारा शरीफ है और ये जो क्रॉप रेडिंग एलिफेंट है लड़ेंगे, तो सब कुछ अगर एक जैसा है तो इनको एडवांटेज है। तो जो घटना मैं बता रहा हूँ, जिस पे मैंने दोबारा रिपीट कर दी बात, श्यामपुर कांगड़ी के पास में, श्यामपुर पीली से कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है कांगड़ी, वहाँ एक नहर है, वहाँ हाथी साल भर रहते हैं। और ख़ास तौर पर जैसे हमारे इस इलाके से जो हमारे रिजॉर्ट आने जाने के रास्ते में इस टाइम हाथी नहीं मिलते, गर्मियों में बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो गर्मियों में जो हाथी इधर आ जाते हैं, क्योंकि पानी के सोर्सेस हैं, इनको खुला मैदान मिलता है नहाने वगैरह के लिए। नहर तो मैन मेड है, अगर उसमें पानी छोड़ोगे नहीं तो पानी ख़त्म हो जाएगा। ये नदी है, नेचुरल है। फिर यहाँ से वो वहाँ चले जाते हैं क्योंकि वो उस नहर में भी पानी मिलता है और आसपास भी पानी के सोर्सेज मिल जाते हैं दूर। लेकिन उस रूट पे थोड़ा सा ट्रैफिक है ज़्यादा, यहाँ ट्रैफिक नहीं था, लेकिन यहाँ उनको मक्खियाँ परेशान करनी शुरू कर देती हैं। तो वहाँ थे, वहाँ मिलते हैं। तो वहाँ एक एक रिसर्च कर रहे थे कोई एलिफेंट्स पे, रोज़ वो गाड़ी में जिप्सी में बैठ के देखते थे कि आए। उस दिन देखा कि 7 हाथी थे, 6 ही आए, एक नहीं आया। बहुत देर हो गई, फिर वो अपनी रंबलिंग साउंड से आवाज़ दे रहा होगा भाई आजा आजा, वो नहीं सुन रहा है, मस्त था अंदर। ये गया मेन लीडर टस्कर 50 साल वाला, थोड़ी देर में देख रहा है कि पीछे पीछे ये टस्कर आ रहा है, ये वाला 50 साल वाला, आगे आगे वो जूनियर आ रहा है। यानी उसने दिया होगा एक कान के नीचे कि चल, सुन नहीं रहा है, लेके आए। फिर वो क्रॉप रेड करने गए। तो श्यामपुर पीली, श्यामपुर कांगड़ी वो जगह है जहां हाथियों का भरमार रहती है, रोड पे भी अक्सर दिख जाते हैं। तो जब आहार लेते हैं तो इनमें से जो क्रॉप रेडिंग वाले हैं वो फसलों को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। वो भी कहीं ना कहीं से इनको गाइडेंस मिला। इसी के साथ में वो जो इनका लीडर है 50 साल वाला, वो इनको बताता है कि भाई वहाँ पे नमक बहुत बढ़िया मिलता है, वहाँ जो चट्टान है ना, वहाँ चलो दांत से खुरचेंगे और वो खाएंगे। मखना भी हो सकता है, सूंड से भी निकाल लेते हैं, छोटे छोटे टचेस होते हैं, पैर से भी खुरच लेते हैं, पैर से भी। वो बहुत सॉफ्ट सी ज़मीन होती है, उससे ये नमक खाते हैं, मिट्टी खाते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि जो ये टहनियाँ वगैरह खा रहे हैं इसमें इतने सॉल्ट्स होते नहीं जितने इनके भारी भरकम शरीर को ज़रूरत है। सोडियम चाहिए, कैल्शियम चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, वो उस मिट्टी में मिल जाते हैं। उधर जो फीमेल हैं उनको उनकी कुल माता मैट्रियार्क, क्योंकि फीमेल को धक्का देके नहीं निकाला गया। अगर 20 हाथियों का झुंड है और 5 हथनियाँ प्रेग्नेंट हुई, 5 बच्चे पैदा हुए, उसमें से 3 फीमेल पैदा हुई, 2 मेल पैदा हुए, मेल को निकाला जा चुका है, फीमेल मरते दम तक अपनी माँ मौसी के साथ रहेंगी। तो उसमें कुल माता बताती वहाँ नमक बहुत बढ़िया मिलता है। चलो, उनके दांत नहीं है, हल्के हल्के टचेस हैं, वो सूंड से खोद के, पैर से खोद के निकाल लेते हैं, खाते हैं नमक खाने के लिए। फीमेल को नमक की ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि वो प्रेग्नेंट होती है, बच्चे को दूध पिलाती है। मेल से ज़्यादा ज़रूरत फीमेल को है उस नमक की। सोडियम से इनका ब्लड प्रेशर जैसे इंसान का कनेक्टेड होता है, ऐसे इनका भी कनेक्टेड होता है। इनको बहुत सारी हेल्थ की प्रॉब्लम हो जाती है अगर इनकी बॉडी में वो मिनरल्स नहीं है। केन्या और युगांडा के बॉर्डर पर माउंट एल्गन है, उसके अंदर एक गुफा है। ऐसी कई गुफाएं हैं, मैं एक की बात बता रहा हूँ, कीटम गुफा। वो डेड वॉल्केनो है, उसकी जो ऐश से बनी हुई जो रॉक्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा मिनरल्स हैं, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। वहाँ के जो फीमेल हथनी होती हैं अफ्रीका की, अफ्रीकन एलिफेंट में, उनके टस्क होते हैं, दांत मेल के बराबर नहीं होते लेकिन थोड़े छोटे होते हैं। तो उसमें सारे की सारी फीमेल ही जाती हैं कीटम गुफा में, मेल नहीं जाते। मेल मतलब अलग से जो सोलो टस्कर घूम रहे होते हैं। कुल माता
मौसियाँ, बेटियाँ और बेटे भी जो 15-16 साल से कम है, जिन्होंने हर्ड से जिन्हें निकाला नहीं गया है। कुल माता लीड करती है मैट्रियार्क, उसको पूरा आइडिया है क्योंकि उसने अपनी माँ के टाइम से देखी है गुफा। अब जो बेटियां देख रही हैं वो आने वाले समय में अपने बच्चों को गाइड करेंगी। चल के अंधेरी गुफा में जाते हैं, पैर से आइडिया लेके, सूंड से आइडिया लेके इनको मालूम चल जाता है कि यहाँ पर पत्थर है, यहाँ पर क्या है। स्मेल करके उस चट्टान के पास पहुँचती हैं, अपने दांतों से खुरच के डायरेक्ट मुंह में गिरा लेती हैं, फिर नहीं तो सूंड से भी उठा के मुंह में डालते हैं। रात को आते हैं और खा के नमक रात में चले जाते हैं। बच्चे गिरते पड़ते चलते हैं क्योंकि उनको थोड़ा सा आइडिया कम होता है, या माँ की पूंछ पकड़ लेते हैं सूंड से, फिर भी उनके पैर तो ऊपर नीचे हो रहे होते हैं क्योंकि बड़े बड़े गड्ढे हैं वहाँ पे। दिन में वहाँ पे टूरिस्ट जाते हैं। वो गुफा सिर्फ हाथियों की नहीं, उसमें जंगली भैंसा भी जाता है, हाइना भी जाते हैं, एंटीलोप्स भी जाते हैं। सबको नमक चाहिए, लेकिन इंसान भी जाते हैं टूरिस्ट बन के। और वहाँ पर इजिप्शियन फ्रूट बैट्स रहते हैं, यानी कि चमगादड़, और वो कैरी करते हैं एक वायरस, मार्बर्ग वायरस। इबोला फैमिली का वायरस है जो कि चमगादड़ को नुकसान नहीं पहुंचाता। चमगादड़ की बॉडी में रहता है लेकिन वो सिर्फ कैरियर का काम करता है, उसको कोई नुकसान नहीं। हाथी को भी कोई नुकसान नहीं, जंगली भैंसे, हाइना, जानवरों को कोई नुकसान नहीं। नुकसान पहुंचाता है सिर्फ इंसान में। जिस इंसान को बीमारी हो जाती है उसे बुखार होता है, बाद में खून की उल्टियाँ होती हैं, खून बॉडी के हर बॉडी पार्ट से खून आ रहा होता है, आदमी की मौत हो जाती है। रूल ये है कि पीपी किट पहन के ही गुफा के अंदर जाना है, जो कोविड के टाइम पे आपने देखी होंगी। कुछ लोग फॉलो करते हैं, कुछ नहीं करते। मैंने बहुत सारी फ़ोटो देखी हैं जिसमें कि नॉर्मल कपड़े पहने लोग उसके अंदर हैं। हालांकि जहाँ चमगादड़ के इलाका थोड़ा अलग है, वहाँ शायद रेस्ट्रिक्शन लगाए होंगे कि आप वहाँ तक नहीं जा सकते। इंसान जब उसकी मल, लार, इस तरह की चीज़ों के संपर्क में आता है, हवा से नहीं फैलता है, छींक दोगे तो नहीं फैलेगा, कुछ ना कुछ बॉडी फ्लूइड आना चाहिए, आंसू, नाक, इस तरह का जो भी कोई बॉडी फ्लूइड है वो अगर आपके संपर्क में आ गया तो इंसान से इंसान में फैल जाएगा। कीटम गुफा जो है 200 मीटर गहरी है, पूरे में अंधेरा ही अंधेरा है। और जो हाथी आते हैं वो उस इलाके में जो रहते हैं, सवाना एलिफेंट्स, उनकी संख्या करीब करीब 300 है। यानी आप समझ लीजिए 200 मीटर गहरी गुफा में 300 हाथी आते हैं। हाथी जब अंधेरे में चलते हैं तो कुछ कुछ वो जो, जैसे कि चमगादड़ उड़ते हैं ना, चमगादड़ कैसे पता लगाते हैं, वो साउंड वेव्स छोड़ते हैं जो टकरा के आती है, तो उन्हें मालूम चल जाता है कि यहाँ पे कोई ऑब्स्टिकल है, कोई रुकावट है, और वो रास्ता चेंज कर लेते हैं। हाथी भी ढूंढते वक्त ये इंफ्रासाउंड, जो रंबलिंग साउंड है, उससे निकालते हैं। वो आवाज़ उनको गूंजती हुई आती है, एक जगह से नहीं आई, एक जगह से आई, तो उनको मालूम चल जाता है कि भाई यहाँ पे तो अंधेरा है ना, दिख तो रहा नहीं है। तो उस साउंड के थ्रू भी रास्ता ढूंढते हैं कीटम गुफा में। अभी हाथी की बात चल रही है तो आसाम में क्या हुआ कि एक हथनी की करीब 100 किलोमीटर बह के चली गई, लेकिन जो किलोमीटर की डिस्टेंस नापा गया तो वो 50 किलोमीटर तो बही है, और बहते बहते कभी यहाँ टकराई, कभी वहाँ टकराई। उस हथनी को रेस्क्यू कर लिया गया, अभी वो वेटनरी हॉस्पिटल में है, ट्रीटमेंट चल रहा है। दिखोव रिवर है आसाम में, जिसमें कि फ्लड आया था। देखिए, आसाम में हर साल फ्लड आता है, बाढ़ आती है, ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ आती है, और लोग उसके लिए यूज टू हैं। जैसे किसी को मालूम है कि भाई यहाँ से बाढ़ आने वाली है तो वो अपना घर दूर बनाएगा ना, उसे मालूम है कि भाई बारिश में तो यहाँ तक बाढ़ आती है, या वो बनाएगा तो पिलर डाल के बनाएगा कि इतना तो डूब एरिया में आ जाता है। लेकिन जो दूसरी नदी हैं, जैसे दिखोव नदी और भी 3-4 नदियाँ हैं जिसमें हमेशा बाढ़ नहीं आती थी, तो लोग उसके किनारे तक बना लेते हैं, अलाउड होता है। इस बार उनमें बाढ़ आ गई है, और उसके लिए बताया जा रहा है कि क्लाउड बस्ट हुआ है शायद नागालैंड में या कहीं पे। हालांकि जब कुछ लोग बोल रहे हैं क्लाउड बस्ट हुआ ही नहीं नागालैंड में, लेकिन वहाँ पे वर्षा ज़्यादा हो गई। क्लाउड बस्ट तब बोलते हैं ना कि एक निश्चित, मेरे ख्याल से 100 mm, या मुझे ठीक से याद नहीं है, कि लगातार एक जगह पे इतनी ज़्यादा बारिश हो जाए, उसको बोलते हैं क्लाउड बस्ट। तो बारिश ज़्यादा हो गई 2-3 इलाके मिला के, लेकिन क्लाउड बस्ट शायद नहीं हुआ, कुछ बोल रहे हैं हुआ है। वो पानी आ गया आसाम में उन नदियों को पकड़ के जिनमें बाढ़ आती नहीं थी। उसी नदी में ये हथनी बही थी और वो फ्लड आ गया, और उससे लोगों के घर गिर गए। 622 गांव प्रभावित हो गए। वहां पर करीब 3.25 से 3.5 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। 8 से 10 लाख पालतू पशु, और कितने जंगली पशु प्रभावित हुए हैं कुछ कहा नहीं जा सकता। आर्मी, एयरफोर्स, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर सर्विसेज सब रेस्क्यू में लगे हुए हैं। बहुत सारे लोगों की जान चली गई है। सरकार ने मुआवजा दिया है, जहाँ तक मेरी जानकारी 4 लाख रुपए का मुआवजा है। शायद ये भी है कि पोस्टमार्टम की रिक्वायरमेंट नहीं, उसके बिना ही मुआवजा दे रहे हैं। इंसान का देखिए जो है
जिसके घर में नुकसान हुआ वही जानता है क्या नुकसान हुआ। इंसान में जिनकी डेथ हो गई उनका तो कुछ कहा नहीं जा सकता, जो इंजर्ड है उनको मदद मिल जाएगी, जिनके घर का नुकसान हुआ सरकार मदद कर देगी। वाइल्ड लाइफ में क्या है, जब पानी भर जाता है ब्रह्मपुत्र के टाइम से वो ऊपर के इलाकों में, गांव के इलाकों में आ जाते हैं। इस बार दूसरी नदियों से आई, जानवर पहुंच जाते हैं ऊपरी इलाकों में। ऊपरी इलाकों में पहुंचते हैं, कुछ डूब के मर जाते हैं। कितने ही एक सींग वाले गैंडे के वीडियो आ रहे हैं जो कि तैर के जा रहे हैं, मतलब मरे हुए, उनकी डेड बॉडी। ऐसे में कुछ लोग एआई के वीडियो बना देते हैं। मैंने हमेशा बोला कि देखिए, एआई का इस्तेमाल मजाक करने तक रखिए, सीरियस बातों में एआई का मत बनाइए। इसमें से थोड़ा हटके बता देता हूँ। एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है कि एक सन्यासी जी को हाथी नहला रहा है। एक सन्यासी जी चल के जा रहे हैं, चारों तरफ लायन बैठे हैं। एक मैनग्रोव फॉरेस्ट में सन्यासी जी बैठे हैं, उनके पीछे टाइगर जा रहा है। सारे लोग मेरे पास वीडियो भेजते हैं कि क्या ये सच है। सच नहीं है, ये एकदम गलत है, एआई से बने हुए वीडियो हैं। कोई दिक्कत नहीं, बना दिया, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है ना, कहीं कोई उसकी नकल करने की कोशिश ना करे। लोग सोचेंगे कि जिसने मान लिया सच है, वो सोचे वो कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता। अब मान लीजिए गुजरात में लायन बैठे हैं गिरनार, कोई सोचे कि मैं भी वैसी ही रील बनाऊंगा और वो उसके उनके बीच से निकल के जाने की कोशिश कर रहा है, उसकी जान चली जाएगी। उसको लग रहा है दूसरे आदमी ने किया है, मैं भी कर सकता हूं, जबकि दूसरे ने किया ही नहीं है। और बड़ी ही बारीकी से अगर आप देखोगे लायन के, वो तो नॉर्मली मालूम चल रहा है, लेकिन वैसे भी अगर आप देखोगे, वो बगल से सन्यासी जी निकल रहे हैं, एक लाइन का मुंह इधर है, एक इधर है। कॉमन वे में लाइन मुड़ के देखता है कौन निकल रहा है, भले ही हमला ना करे। सब बातों से मालूम चल जाता है। तो उससे क्या होता है, दूसरे कहीं ना वो करने लगे। मैनग्रोव फॉरेस्ट में जो वो ध्यान लगा के बैठे हैं पीछे टाइगर, मुझे नहीं लगता कि वहाँ कोई हिम्मत करेगा जंगल के अंदर ऐसे ध्यान लगाने की, वीडियो बनाने की। लेकिन जहाँ पब्लिक का आना जाना, जहाँ पे गिरनार में अभी बच्चे की जान गई थी जिन सीढ़ियों के पास में, ठीक उसी जगह पर 3 लायन अभी दोबारा निकले। पुराने जो लायन थे उनमें से 2 की रिपोर्ट कल या परसों आ गई थी, उनमें उनके पेट में बच्चे के अवशेष मिले थे और उनको सक्करबाग जू जो जूनागढ़ में, वहाँ भेज दिया गया आजीवन। अब उनको कभी जंगल में नहीं छोड़ा जाएगा। एक लायन की रिपोर्ट आने में डिले हो गया है। अगर वो रिपोर्ट आई कि उसके पेट में नहीं था तो उसे जंगल में छोड़ दिया जाएगा, अगर था तो उसको भी जू भेज दिया जाएगा। तो वो गिरनार की न्यूज़ ये है कि वहाँ पे दोबारा लायन आए, लेकिन फॉरेस्ट की टीम एक्टिव थी, लायन के ऊपर पूरी निगाह रख रहे थे, लायन को परेशान भी नहीं किया, जनता भी सावधान थी। लेकिन ठोकर खा के संभले ना, एक बच्चे की जान तो चली गई। उसके पहले बताया जा रहा था कि उन लायन को कुछ लोग टॉर्च मार रहे थे, वो इरिटेटेड थे, उसके बाद बच्चे के ऊपर अटैक कर दिया था, जो मैंने सुना। कहीं उस एआई के चक्कर में लोग वीडियो बनाने की कोशिश ना करने लगे। जो सेल्फी का सिस्टम था कि लायन मेटिंग कर रहा है, चलो भाई देखेंगे, फोटो खिंचवाएंगे, उसी में एक इंसान की जान चली गई थी, जिसमें लायन भगत को आजीवन कारावास मिल गया। उसके परिवार का रेस्क्यू तो थैंक गॉड अपने चैनल, अपनी फैमिली के थ्रू ही हुआ। जब मेनका गांधी जी ने फ़ोन किया वहाँ के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को, और उनकी जान बचा ली गई, उनको एक जगह ले जाया गया है। अब उनको सेफ जगह पे छोड़ा जाएगा। तो कहीं ना कहीं इंसान की गलती इन्वॉल्व थी। तो ये एआई बनाने के लिए मैं जो मना करता हूँ, उसको देख के दूसरे इनकरेज हो गए, बना लिया, जान चली जाएगी। कहीं ना कहीं पाप उस व्यक्ति को भी लगेगा जिसने वो एआई की वीडियो बनाई थी, गलत जानकारी। कॉमेडी बनाओ आप, टाइगर कुछ बोल रहा है, गाना गा रहा है, इस तरीके का बनाओ। ये जो रियलिस्टिक लगती है, ये कर देने से भले ही आपकी वीडियो फॉरवर्ड ज़्यादा होती है, वायरल होती है, लेकिन कुछ ना कुछ नैतिकता और कोई ना कुछ सिद्धांत आपके होने चाहिए। काजीरंगा पे वापस आते हैं, आसाम पे। ऐसे एक सींग वाले गैंडे के बहते हुए बहुत सारे वीडियो हैं। अब दिक्कत ये है कि जब ये ऊपर के इलाके में आते हैं तो भी ये सुरक्षित नहीं हो पाते, क्योंकि जो मवेशी होते हैं उनको तरह तरह के रोग होते हैं, खुर पका, मुंह पका रोग। वो जहाँ घास चरते हैं उनकी लार वहाँ छूट जाती है। वहीं ये जंगल से आए वाटर बफेलो चरने लगती है, गैंडे उसी घास को चरते हैं, इनके अंदर वो वायरस चले जाते हैं, बैक्टीरिया चले जाते हैं, इनको बीमारी हो जाती है, इनकी जान चली जाती है। बड़ी खतरनाक बीमारी है। 1995 के आसपास बांधवगढ़ के सारे इंडियन बाइसन यानी कि गौर खत्म हो गए थे, क्योंकि बफर एरिया में मवेशी चरते थे, ये भी चरते थे। फैल गई बीमारी, एक ही एरिया में रहते थे, एक साथ सबको फैली, सारे बाइसन, इंडियन बाइसन खत्म हो गए थे। फिर कान्हा और आपके पेंच या सतपुड़ा से इंडियन बाइसन गौर वापस बांधवगढ़ में भेजे गए। अब दोबारा आबादी फल फूल रही है। इसी तरीके की बात बोली जाती थी गिर नेशनल पार्क के लिए कि कूनों में लाइन शिफ्ट करने की बात, कि कहीं कैनाइन डिस्टेंपर जैसी बीमारी अगर फैल गई, अफ्रीका में फैल चुकी है, पूरी पूरी आबादी खत्म हो गई थी,
कहीं ऐसा हुआ तो कहीं दिक्कत ना हो जाए, इसी डर की वजह से था कि एक बैच कहीं पर बचा हुआ रहना चाहिए, क्योंकि एशियन लायन है 900, बांधवगढ़ में भी इंडियन बाइसन कम नहीं थे, एक साथ खत्म हो जाते हैं जब बीमारी फैलती है। तो इनको खुरपका मुंह पका रोग होने का खतरा है, जो आसाम के जंगली जानवर जो गांव के नज़दीक चले जाते हैं, जंगल में भी जब रहते हैं तो जंगल में फंगस लग जाती है घास में, जो बहुत दिनों तक बारिश में डूबी हुई घास है उसको फंगस लग जाती है, और उसको खाने से, चाहे वो हाथी हो, हाथी बहुत ज़्यादा मात्रा में खाता है, गेंडा हो, वाटर बफेलो हो, डियर है, जो जिस मात्रा में खा रहा है उतना ही छोटा उसका शरीर है, उनका लिवर में इन्फेक्शन हो जाता है। बांधवगढ़ में 10 हाथी मरे थे, तो ये माना गया था कि इन्फेक्टेड कोदो की फसल खाने से उनके लिवर में इन्फेक्शन हो गया, इसलिए वो मरे थे। इस तरह से बाढ़ के बाद भी जंगली जानवर खतरे में रहते हैं, और अफसोस की बात कि उन्हें ट्रीटमेंट भी नहीं मिल पाता वेटनरी डॉक्टर का, जो कि पालतू मवेशियों को मिल जाता है। एक किसी ने मुझसे, अब ये काफ़ी बड़ा पॉडकास्ट हो रहा है, इसको मैं कंक्लूड करता हूँ, बस एक दो बातें रह गई, मैंने पॉइंट्स बना लिए थे उन बातों के। किसी ने मुझसे पूछा कि लोग जो हमारे यहाँ शिकार हुए उनका सारा दोष अंग्रेज़ों को देते हैं, क्या राजा महाराजाओं ने शिकार नहीं किए? नहीं किए, ऐसी कोई बात नहीं। और कुछ राजा महाराजा ने तो बहुत ही नुकसान पहुंचाने के हिसाब से शिकार किए, कुछ ने समझदारी के साथ किए, उनको समझ आ गई, उन्होंने कंजर्वेशन कर दिया। फॉर एग्जांपल, जूनागढ़ के नवाब ने अगर प्रतिबंध नहीं लगाया होता तो लायन नहीं होते, शायद 6 या 16 बचे थे, बाकी सारे ख़त्म हो गए थे, जिसकी वजह से आज 900 तक संख्या पहुंची है। बहुत सारे राजा अपना प्राइवेट गेम रिजर्व रखते थे, तो उसमें उनको एहसास रहता था, शिकार तो करते थे, अपने गेस्ट बुलाते थे तो भी शिकार करते थे। अगर आपको वाइट टाइगर वाली स्टोरी मालूम है, गोविंदगढ़ के किले में रखा गया था रीवा में, कुसमी में मिला था, जो आज सीधी जिले में है मध्य प्रदेश में। वो रीवा के महाराज साहब शिकार पर ही गए थे, जोधपुर के महाराज साहब आए थे, उनको लेके 2 वाइट टाइगर कब्स मिले थे, माँ नॉर्मल थी। तो जब एक को पकड़ लिया गया, दूसरा भाग गया, माँ को मार दिया गया था, दूसरा नहीं मिला, दोबारा कोई जानवर खा गया होगा या जो भी हुआ होगा। एक मिल गया था, उसका नाम मोहन रखा, उससे क्रॉस कराया गया, बहुत सारे, कुछ नॉर्मल बच्चे पैदा हुए, कुछ जो है वाइट हुए। शायद एक राधा नाम की टाइग्रेस थी, उसके साथ उसकी जोड़ी थी, कईयों के साथ जोड़ी थी। ये भी बोला जाता है कि मोहन संडे के दिन मांस नहीं खाता था, सिर्फ दूध पीता था, ऐसी भी बातें चलती हैं। मुद्दे की बात कि शिकार होता था, लेकिन जो अपनी पर्सनल शिकारगाह उनके राज्य में होती थी राजा को, तो राजा साहब को ये एहसास होता था कि भाई अगर मैं सारे मार दूंगा तो ये मर जाएंगे, मेरे ही तो हैं। इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हो कि किसान का खेत है, उसने गोभी उगाई है, मटर उगाई है, टमाटर उगाए हैं, अपने खेत पे चलता है तो मेड़ मेड़ चल के जाता है, यार मेरी फसल ना खराब हो जाए, और फसल तोड़ता है कि उसने उगाई तो अपने लिए ही है या बेचने के लिए, बर्बाद नहीं करता है। लेकिन एक चोर आता है उसी खेत में, तो वो मेड़ मेड़ चल के नहीं जाएगा, उसको लगता है कि मेरे को यार ये फसल चुरानी है, वो फसल वो सामने है, बीच में दूसरी फसल है, टमाटर लगे हैं, तो वो मेड़ मेड़ नहीं जाएगा, शॉर्टकट मार के टमाटर को रौंदता हुआ चला जाएगा, क्योंकि उसका खेत नहीं ना, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तोड़ना उसको मटर है, लेकिन टमाटर को वो रौंद देगा, खेत का मालिक मेड़ मेड़ चल के जाएगा। ये फ़र्क था राजा महाराजा और अंग्रेज़ों में। अंग्रेज़ों की चीज़ अपनी नहीं थी, राजा महाराजा की अपनी थी। शिकार तो दोनों ने किया, लेकिन जो आपने फ़र्क वाली बात बोली थी, तो जो मुझे समझ में आया वो फ़र्क मैंने यहाँ पे बताया। एक किसी ने बोला काजीरंगा के गोल्डन टाइगर के बारे में चर्चा करिए। देखिए, जिस तरह से सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में ब्लैक टाइगर मिलते हैं, ऐसे ही काजीरंगा में गोल्डन टाइगर मिलते हैं, लेकिन ये कोई अच्छी बात नहीं है, बुरी बात है। ये इन ब्रीडिंग का संकेत है। एक ही जगह पे गोल्डन टाइगर मिलना यानी कि आपस में इन ब्रीडिंग हो रही है, इसको चेंज करने की ज़रूरत है। यहाँ दूसरे नेशनल पार्क से टाइगरेस लाके छोड़ी जानी चाहिए, बढ़ाना चाहिए, जैसे कि सिमलीपाल में छोड़ी जा रही हैं, ताडोबा से और अलग जगह से, ताकि ब्लैक टाइगर पैदा होने बंद हो जाएं, नॉर्मल होने पैदा शुरू हो। यानी कि इन ब्रीडिंग नहीं, हेल्दी ब्रीडिंग होनी चाहिए। उनमें बाद में आँखों के रोग और तरह तरह के रोग, इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं रह जाती, प्रॉब्लम हो जाती है। तो जो आपने बोला कि गोल्डन टाइगर आसाम में ही काजीरंगा नेशनल पार्क में मिलता है, लेकिन ये अच्छा संकेत नहीं है, इन ब्रीडिंग का संकेत है। तो चलिए दोस्तों, आज का पॉडकास्ट बहुत लंबा हो गया, एंड करते हैं यहीं पे, फिर मिलेंगे नए पॉडकास्ट में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, वंदे मातरम।